बिहार चुनाव के नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले आ रहे हैं। सभी एग्जिट पोल भी फेल हो गए हैं। एनडीए को जिताकर भी कैसे, जितना सीट का उन्होंने अनुमान लगाया, अनुमान से बहुत ज़्यादा सीटें एनडीए को मिल रही हैं। महागठबंधन का सुपड़ा साफ होता दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही एक और पार्टी है जिसका सुपड़ा साफ हो रहा है, वो है जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर। उनके बारे में ही बात करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो व्यक्ति दावे कर रहा था कि रोजगार और पलायन का मुद्दा उठाकर वो सबसे ज्यादा सीट लेकर आने वाला है, आज उसके पास, उसके खाते में एक भी सीट नहीं बचे हुए हैं, यानी कि जीरो पर चल रहे हैं अभी प्रशांत किशोर। तो इसी के लिए देखिए न्यूज़ रूम में हम मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत सारे विश्लेषक हैं जो राजनीति पर काम करते हैं और ग्राउंड की चीज़ों को बहुत बारीकियों से और बखूबी से समझते हैं। सबका इंट्रोडक्शन भी करते हैं एक एक करके, लेकिन पहले सवालों के साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं केशव सर से। तो केशव जी, प्रशांत किशोर जीरो पर हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कहाँ कहाँ फेलियर हो गया होगा उनका? पहली बात तो आपने कहा कि प्रशांत किशोर का सुपड़ा साफ हो गया, उसमें थोड़ा करेक्शन है। प्रशांत किशोर का सुपड़ा था ही नहीं तो साफ क्या हुआ? वो जीरो पर थे, जीरो पर है, उनकी शुरुआत नहीं हुई। एक बात हुई। नंबर 2, प्रशांत किशोर जो दावे कर रहे थे अभी भी उनमें 50% एक्यूरेसी है। वो कह रहे थे या तो अर्श पे या तो फर्श पे, तो फर्श पे तो है कम से कम, तो आधी बात तो उनकी सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, बिहार का दुर्भाग्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी जीत गई है, आरजेडी हार गई है, प्रशांत किशोर को सीटें नहीं मिली। बिहार का दुर्भाग्य इस तरह है कि 2005 के बाद से बिहार के हर चुनाव में मैंने कवर किया है। बिहार के हर चुनाव को मैं देखता रहा हूँ। पहली बार ऐसा दिखा था ग्राउंड पे, जो नेता हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर ने शुरुआत की हो या तेजस्वी यादव ने शुरुआत की हो, इस बार चुनाव में जो नेता थे वो मुद्दों की बात कर रहे थे। रोजगार की बात कोई कर रहा था, कोई पलायन की बात कर रहा है, गरीबी या शिक्षा पे बात हो रही थी, लेकिन जनता जातिवाद पे ही वोट करने वाली थी। ये दुनिया का एकमात्र दीगर चुनाव था जिसमें जनता कर रही है जातिवाद की बात और नेता कर रहे हैं मुद्दे की बात। अगर इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने जो मुद्दे उठाए थे बिहार के लिए, अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो फिर बिहार के लिए और क्या रेलिवेंट है? क्या यह सच नहीं है कि हम जब छठ में वापस घर जाने के लिए टिकट खोजते हैं तो टिकट नहीं मिलता है? क्या मतलब है इसका? इतने प्रवासी बिहार के बाहर रहते हैं, पलायन का। इन तमाम मुद्दों के बाद भी प्रशांत किशोर की पार्टी शायद एक आध सीट पे जमानत बच जाए तो वही मुश्किल है, तो वो उनकी पार्टी हारी कहाँ? आपको क्या लगता है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि उनकी पार्टी हारी कहाँ। लोगों ने उनके जो मुद्दे थे उसको बाय आउट नहीं किया, ये सीधा मतलब है ना। अब इसको आप आंधी कहें, तूफान कहें, क्या कहें, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। कोई पार्टी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ी करती है और आधे दिन की काउंटिंग हो रखी है अभी तक, उसमें 95-96 सीटों पे आगे चलती है। अब इसको आंधी कहें, तूफान कहें, नहीं पता है। उनके गठबंधन के साथ ही जिसको गेम चेंजर समझा जाता है वो भी इनसे पीछे ही है अभी। बहरहाल, हम लोग मोदी की आंधी सुनते रहे, इंदिरा गांधी की आंधी सुनते रहे। ये आंधी जो दिख रही है, हालांकि 2010 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को 206 सीटें आई थी। मसला सीट का नहीं है, लेकिन देखिए 2010 का चुनाव जो था वो नीतीश के सुशासन पे मुहर था, उसमें एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। 2005 के बाद ही 2010 का जो चुनाव था उसमें एक और बात थी कि उसमें मोदी फैक्टर नहीं था। अभी का जो 2020-25 का जो चुनाव है, इसमें नीतीश फैक्टर के साथ साथ मोदी फैक्टर भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिल रहा है, इसमें एक नीतीश फैक्टर तो है ही। नीतीश तो बिहार के फैक्टर हमेशा रहते हैं, इसके साथ साथ एक मोदी फैक्टर भी काम कर रहा है वहाँ। लेकिन मेरा अभी भी वही सवाल, आदर्श आप ही बताइए, आपको क्या लगता है कहाँ फेल हो गए प्रशांत किशोर? देखिए, पहली बात तो ये कि बिहार जैसे राज्य में प्रशांत किशोर जैसे लोग ने 243 सीट पे चुनाव लड़ने का फैसला किया और सटीक मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया। इट्स अ हेड्स ऑफ, सैल्यूट है उनको इस बात के लिए। दूसरा, मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति बिना वैचारिक प्रभाव और बिना जमीन के जुड़ाव के बिना संभव नहीं है। तो प्रशांत को भी थोड़ा समय लगेगा जमीन पे अपना कोर स्थापित करने में, कोर स्थापित करने में। आएंगे हमारे साथ और साथी मौजूद है। सुमित, आप ही बताइए, आपको कहाँ लगता है कि प्रशांत किशोर कहाँ चूक गए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने 3 साल पहले अपनी पार्टी शुरू की है, तो मुझे नहीं लगता है कि 3 साल में वो सरकार बना लेंगे। उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा, सबसे बड़ी बात यही है। उन्होंने मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा। सरकार बना लेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन एक भी सीट नहीं निकालना, ये सवाल है। नहीं, ये भी नहीं, मतलब मुझे तो लगता है जो बिहार में जो पहले से चुनाव लड़ रही है, कोई 25 साल
साल पुरानी पार्टी है, कोई 20 साल पुरानी पार्टी है। ये 3 साल पहले आई पार्टी आगे चुनाव 243 सीटों पर लड़ रही है, मुद्दों के साथ लड़ रही है चुनाव। देखा जाएगा उनके पास आगे फ्यूचर है। कमी कहाँ, हमारा मेन फोकस आज रहेगा कि कहाँ चूके हैं। हाँ, मतलब 2-3 मुद्दा है जहाँ, मतलब 2-3 फैक्टर मुझे लगता है। प्रशांत किशोर ने सबसे ज़्यादा मतलब कैंडिडेट का चयन उनका सही नहीं रहा। उन्होंने मतलब हर जाति बिहार में मतलब कैंडिडेट उसे बनाया जाता है जो जीतने वाला हो, लेकिन प्रशांत किशोर ने उनका जो पहले उन्होंने तय कर लिया था 40 मुस्लिम 40 महिला, उन्होंने 40 महिला जो जीतने वाला भी नहीं है उसको भी ढूंढ ढूंढ के टिकट दिया गया था, तो कैंडिडेट का चयन गलत था। इसके अलावा जनसुराज में कम से कम हर सीट पे 2 से 3 बागी कैंडिडेट थे। जनसुराज के बागी कैंडिडेट थे जो मतलब जो कुछ भी और नंबर आने वाला था वो नहीं आ पाया। तो कई कारण है। प्रशांत किशोर तो मतलब रणनीतिकार है। लेकिन बड़े कैंडिडेट्स भी तो जो रितेश हैं, जो भोजपुरी के स्टार हैं, उनकी सीट तो पक्की समझी जा रही थी। क्या कुछ तो हुआ है गड़बड़ की बिल्कुल एक भी सीट नहीं आना जनसुराज का? नहीं, चुनाव अच्छा लड़ा। रितेश पांडे ने चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन वहाँ मतलब जातीय गोलबंदी नहीं कर पाए। तो आप जनसुराज के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। चलिए अगला नहीं मतलब अभी अगला क्वेश्चन हम स्मिता से ही लेंगे। स्मिता, आप बताइए, आप कहाँ देखती हैं 0 सीट्स को? आप क्यों देखती हैं? प्रशांत किशोर से ऐसी क्या खामी हो गई होगी कि 0 सीट? नहीं, देखिए 3 साल पहले उन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन जब आप चुनाव जीतने के लिए उतरते हैं तो आपके पास एक संगठन होना चाहिए, बूथ मैनेजमेंट होना चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्ट होना चाहिए। तो 3 साल में और जब आपके सामने मुकाबला बीजेपी और एनडीए जैसी मजबूत पार्टी के मजबूत आपके उम्मीद विपक्षी हैं, तो आपके पास वो चीज़ नहीं थी पहले। तो दूसरी बात है कि आपने 243 पे सीधे मतलब इतने बड़े आप सिटी स्टेट दिल्ली जैसे में नहीं लड़ रहे थे। आपने 243 सीटों, पूरा बिहार भी एक जैसा नहीं है, बिहार के अंदर ही बहुत अलग अलग तरह का फ्लेवर है, अलग तरह के जातीय समीकरण है। तो बेहतर होता कि वो कुछ 2 या 3 हिस्सों को टारगेट करते और वहाँ पर अच्छे उम्मीदवार उतारते, वहाँ पे अपने संगठन को मजबूत करते, तो शायद उनको थोड़े इससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। स्मिता, आपके पास फिर हम आएंगे। हमारे साथ जावेद जी मौजूद हैं। जावेद जी, आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार में आए थे निकल कर, सबको लग रहा था कि एक बड़ा हाँ, जावेद जी को मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। जावेद जी उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने आज से करीब 1-1.5 साल पहले जनसुराज की चर्चा की थी न्यूज़ रूम में, और उन्होंने कहा था कि बिहार में जनसुराज एक बड़ी ताकत की तरह उभर रही है। और उसके बाद में हर बार जब जावेद जी से मिलता था मैं पूछता था जनसुराज का क्या हाल है। आज जावेद जी बताएंगे कि जनसुराज का ये हाल क्यों हुआ। बात तो सर आप सही बोल रहे हैं। जनसुराज जिस तरह मुद्दा उठा रही थी, ठीक है, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, ठीक है, तो उससे हम लोग काफ़ी मुतासिर थे कि चलो बिहार में कोई ऐसी पार्टी है जो हम लोग के लिए बात कर रही है, ठीक है। वो बाज़ाब्ता पलायन पे ज़्यादा उठा रही थी मुद्दा, और वो उनकी 3 साल से मेहनत थी। मतलब ग्राउंड पे वो 3 साल से वो ग्राउंड पे घूम भी रहे थे इलेक्शन से पहले। 3 साल की कड़ी मेहनत, ठीक है, प्लानिंग, और फिर जब रिजल्ट सामने हम देख रहे हैं तो समझ से बाहर की बात है। कैसे फेल हो गया जावेद जी? जनसुराज एक भी सीट नहीं इसका मतलब कि पब्लिक ने उनको नकार दिया है साफ। वो उनको मतलब कि पसंद नहीं किया है बिहार के अवाम ने, या ये कहिए कि वो बीजेपी के आदमी या कुछ भी इस तरह का रूमर फैला है कि बीजेपी के आदमी हैं या बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और पता नहीं समझ से बाहर की बातें। लेकिन मुझे ये था कि प्रशांत किशोर जिस तरह की बातें करते थे, उन्होंने जिस तरह का इंटरव्यू दिया, उनकी बात तो जेन्युइन लग रही थी हर चीज़, लेकिन फिर भी ग्राउंड पे मतलब कि वोट कन्वर्ट नहीं हो पाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और वो दावा भी कर रहे थे प्रशांत किशोर, एक दिन पहले दावा भी कर रहे थे वो। बिल्कुल जावेद जी, आपकी एक क्लैरिटी मुझे दिखी कि बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है, ये तो 0 सीट देकर हम समझ रहे हैं। आदर्श, अगला सवाल हम आपसे ही लेते हैं। बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर को नकार दिया, मुद्दे वो रोजगार और पलायन के उठा रहे, तो क्या बिहार में रोजगार और पलायन का मुद्दा नहीं है? देखिए, बिहार में रोजगार और पलायन का मुद्दा बिल्कुल है, लेकिन क्या है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, जनता को सिर्फ रील्स पे और फेसबुक पे मुद्दों की बात से जनता कनेक्ट नहीं होती है। जनता को कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक प्लान के साथ साथ उनके साथ अप्रोच भी दिखाना पड़ेगा। तो जनता शायद उस अप्रोच में, उस भरोसे में भी नहीं आ पाई है। आने वाले वक्त में उम्मीद करते हैं कि जनता इस भरोसे में आएगी। केशव सर, कौन सा अप्रोच रहा जो छूट गया उनसे? कुछ बातें हैं यहाँ पर समझनी पड़ेगी। अगर ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर का जनता से जुड़ाव नहीं हो सका, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता है। आप पूरे राजनीतिक परिदृश्य में देखिए, पिछले 3 साल से बिहार में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन सा राजनेता रहा है,
कौन सा पॉलिटिकल फिगर प्रशांत किशोर से ज्यादा एक्टिव था बिहार में? तेजस्वी यादव दिखे हैं आपको? नहीं दिखेंगे। मोदी जी दिखेंगे? नहीं। राहुल गांधी आते हैं 17 दिन तक वोट अधिकार करते हैं, उसके बाद थाईलैंड चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। मेहनत नहीं किया। मेरा सवाल ये था कि या फिर मेरा मानना ये है कि वो कनेक्ट जनता तक नहीं हो पाया, उसमें भी वक्त लगेगा थोड़ा सा। क्यों? जनता को अब क्या चाहिए कनेक्ट करने के लिए? 10,000 का स्कीम चाहिए जनता को कनेक्ट करने के लिए? तो कार्ड तो दिए ही थे सर, एटीएम कार्ड दे के आए थे सबको। क्या चाहिए कनेक्ट करने के लिए? अगर जनता का कनेक्ट जनसुराज के साथ नहीं हो सका तो और किसके साथ हो सकता है? उस पार्टी का जन्म कैसे हुआ वो देखिए। पार्टी बनाने से पहले प्रशांत किशोर ने बिहार के अलग अलग हिस्सों में पदयात्रा की है और लोगों के सबसे बड़ी पदयात्रा की है। पिछले अगर 40-50 साल के राजनीतिक इतिहास में देखें, उससे पहले बड़ी पदयात्रा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने की थी। बिहार में जिस तरह से पदयात्रा करके गांव गली मोहल्ले में घूम करके पार्टी की वो नींव रखते हैं, लगातार मुद्दे को उठाते हैं। हाँ, जनता से जुड़ाव के लिए अब क्या करना पड़ेगा ये तो समझते पड़े क्या करना पड़ेगा। जनसुराज खेल कहाँ हुई है उसमें मैं बहुत हद तक सुमित की बात से मुतमईन हूँ। जनसुराज में टिकट बंटवारा एक इशू था। दूसरी बात ये देखिए, एक मॉड्यूल है। आप 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव को देखिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी वाज इन गुड पोजीशन टू डिफीट टीएमसी, लेकिन उन्होंने क्या किया? टीएमसी में जिसको हराते वो उसको अपने पार्टी में ले आए। अब क्या हुआ? जो कार्यकर्ता जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा है, टीएमसी के जिन कारिंदों के खिलाफ वो लड़ रहा है, वो पासा ही पलट गया। जिनसे वो लड़ते रहे अब उनके लिए वोट मांग रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर कैसे उसका एक्सेप्टेंस होगा? वही बात जनसुराज में हुई है। जनसुराज में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस कहीं और से टिकट के दावेदार थे या टिकट की उम्मीद में थे। वहां उनको टिकट नहीं मिलती है, वो जनसुराज का रुख करते हैं। इनको लगता है कि हमें बैठे बिठाए नेता मिल रहा है। तो जनसुराज जो एक कार्यकर्ताओं की पार्टी बन रही थी, वो कार्यकर्ता उनके पिछले पायदान पे धकेल दिए गए और जगह ले ली दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं की। मनीष कश्यप क्या है? मनीष कश्यप का क्रेडेंशियल क्या है? देखिए, रितेश पांडे, मनीष कश्यप, एक लाइन में कहा जाए तो जिस क्लासिकल पॉलिटिक्स पैटर्न के खिलाफ प्रशांत लड़ रहे थे, वापस आते आते सीट टिकट बंटवारे में उसी नाव पे सवार हो गए। बिल्कुल। तो आप जी सुमित, आप कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं? मतलब प्रशांत किशोर को अभी 0 सीट आ रही है, तो अब सोशल मीडिया पे एक मीम्स चल रहा है, लगता है प्रशांत किशोर ने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे बिहार के लोग नहीं समझ पाए। तो लगता है प्रशांत किशोर को अपने मुद्दे अब यूरोप वाले देश में जाके चुनाव लड़ना चाहिए इन मुद्दों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्योंकि बिहार के लोग तो नहीं समझ पाए। उन्होंने तो फिर से वोट जाति पर दिया। हो सकता हो बिहार के लोग नीतीश कुमार की शिक्षा नीति पर ही खुश हो। आपको क्या लगता है स्मिता? प्रशांत किशोर, आखिरी एक लाइन लेते हैं आपसे। प्रशांत किशोर हारने का वजह इन लोगों ने तो अपना अपना बताया, आपने भी बताया, कुछ एक ऐसा पॉइंट आप जो हम मिस कर रहे हो? नहीं, प्रशांत किशोर के पास एक तो उनका कैंडिडेट सिलेक्शन अच्छा नहीं था, दूसरी बात ये थी कि उनके पास वैसा संगठन और बूथ मैनेजमेंट का साफ अभाव दिख रहा है इसमें। क्योंकि हारना एक अलग चीज़ है, कई सीट्स ऐसी थी जहाँ पे उनके कैंडिडेट्स अच्छा फाइट दे सकते थे, तो कहीं ना कहीं वो जो संगठन और बूथ मैनेजमेंट की जो ज़रूरत होती है जिससे आप चुनाव जीतते हैं, उसकी वो लैक कर रहा था और जिसपे उनको काम करना होगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं नैरेटिव का भी हाथ होता है। जो बात अभी जावेद जी कह रहे थे, कहीं ना कहीं नैरेटिव का भी हाथ होता है। नैरेटिव ये बनाया गया कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। दूसरी तरफ नैरेटिव ये भी बनाया गया कि अगर प्रशांत किशोर को आप वोट देते हैं तो अपने वोट की बर्बादी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट देने से एनडीए को नुकसान होगा और जंगल राज आ जाएगा। बिल्कुल। ये नैरेटिव बहुत ही शिद्दत से बेचा गया है बिहार में। बिल्कुल। और जनता ने इसको स्वीकार भी किया है। जो स्कोर बोर्ड अभी दिख रहे हैं, जिस तरह से एनडीए को बढ़त मिली और प्रशांत किशोर की पार्टी को एक सीट पर बढ़त तक नहीं है। जीत हार का फैसला तो छोड़ जमानत बच रहे हैं, बाकी सीट पर जमानत भी 243 सीटों में 2 सीटों पे जमानत बच रहे हैं, बाकी 241 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो रही है। तो ये आप भले ये मजाक में कहा जा रहा है, प्रशांत किशोर को अब देखना चाहिए। हालांकि प्रशांत किशोर ने एक और बहुत जबरदस्त ये कर दिया था, उन्होंने अपना क्या प्रतिज्ञा उन्होंने ले ली थी कि जनता दल यूनाइटेड को 25 सीट से ज्यादा आया तो राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़ते हैं कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो व्यक्ति बहुत सारी सरकारें बनाने का दावा, इनफैक्ट कहीं ना कहीं वो रहा है, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे केंद्र की मोदी सरकार का पहला टर्म हो, इन सारे सरकारों के पीछे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की रणनीतियां रही हैं, लेकिन आज वो अपनी रणनीति बनाने में फेल होते दिखाई पड़ रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताएं, और बाकी सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.